तो हम आज सीपीपी का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सीपीपी ऐसा नाम क्यों आया पहले तो, ठीक है। सीपीपी ऐसा नाम क्यों आया, क्योंकि सबसे पहले जो लैंग्वेज एक थी सी से पहले, सीपीपी के पहले क्या थी, सी थी, ठीक है। उससे पहले थी बी लैंग्वेज, ठीक है। तो बी लैंग्वेज के आगे का एक वर्ड आप सी कंसिडर कर सकते हो, और सी का कुछ चेंजेस हुए, सी में कुछ एडवांस कुछ पॉइंट डाले गए, तो वो सी प्लस प्लस। एक्चुअली सीपीपी ऐसे लिखने के बजाय ऐसे सीपीपी लिखते हैं, ठीक है। प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है, प्लस प्लस का मीनिंग होता है कि वो एक से बढ़ेगा, मीन्स एक से ज़्यादा या फिर एक से बड़ा, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो कि सी से एक से वो थोड़ा एडवांस है, इसलिए सी प्लस प्लस इस लैंग्वेज का नाम आ गया, ठीक है। तो बेसिक जो है वो सारा सी है, दैट मीन्स आपकी जो ऑपरेटर है, वेरिएबल, उसके बाद डेटा टाइप्स एंड बहुत सारा जो थिंग्सिंग जो है बेसिक थिंग्स है, वो सारा है जैसे सी जैसा ही है, ठीक है। बस सीपीपी में एक्स्ट्रा ऐड क्या हो जाता है, उसमें ऐड होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स। मीन्स जैसे कि क्लास है, ऑब्जेक्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, उसके साथ और पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है, एनकैप्सुलेशन है, ये सारे फील्ड उसमें ऐड हो जाते हैं। कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ये सारे फील्ड उसमें ऐड हो जाते हैं। तो हम आज बेसिक उसका सिलेबस में क्या क्या मीन्स हम क्या कवर करने वाले हैं वो देखने वाले हैं। तो सिलेबस में हमारा होगा एक तो थोड़ा सा बेसिक ऑफ सी का सीपीपी का हम बेसिक देखेंगे, ठीक है। बेसिक देखेंगे पहले, उसके साथ देखेंगे कि जो ऑपरेटर कैसे हो गए, वेरिएबल, कांस्टेंट या फिर डेटा टाइप्स, ये सारे बेसिक थिंग्स इसमें देखेंगे, और इसके साथ कंट्रोल स्ट्रक्चर भी इसमें देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू सीपीपी वगैरह ऐसे हम उसे बोल सकते हो, ठीक है। या फिर बेसिक्स ऑफ सीपीपी ऐसे बोल सकते हो कि उसमें बेसिक क्या है, ऑपरेटर कैसे हो गए, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, उसको असाइन कैसे किया जाता है, उसके साथ कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे इफ एल्स व्हाइल्स डू व्हाइल्स कैसे यूज हो गए, ये सारा हम इसमें देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर में हमें देखना है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या कंसेप्ट होती है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। मे भी वैरी हो सकता है कि आपका यहाँ पे 2 चैप्टर की है, यहाँ पे इसका क्लास का अलग है, ऑब्जेक्ट का अलग है, वैसे मे भी हो सकता है, लेकिन बेसिक हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद जो हमारा रिक्वायर्ड होता है कि डेटा टाइप्स कीवर्ड क्या है, उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं बेसिक थिंग्स है कि प्रोग्राम करने के लिए वो रिक्वायर्ड है, वो हम एक चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, वो हम उसमें देखेंगे। फिर भी एक बेसिक बता दूं कि ऑब्जेक्ट होता है एक इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। क्लास होता है एक ब्लूप्रिंट, जैसे आप एक फॉर्म बना रहे हो, जैसे वर्ड में वो फॉर्म की डिजाइन की तो वो हो जाएगा एक क्लास, और उसका फॉर्म का नंबर देके आपने प्रिंट किया तो वो हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे रन टाइम हम उसे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, यहां से स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। मेनली कंस्ट्रक्टर होता है एक फंक्शन, ठीक है। डिस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन होता है, लेकिन ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर करता क्या काम है, मेनली कंस्ट्रक्टर करता है मेमोरी एलोकेशन का काम, ठीक है। जैसे हमने सी में देखा था, किसमें, सी में हमने स्ट्रक्चर एंड यूनियन में देखा था कि जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्टर करता है मेमोरी एलोकेशन का काम। जैसे मैलॉक वगैरह फंक्शन थे, जैसे मैलॉक वगैरह सी में थे, यहां पर भी मैलॉक, कैलॉक, रीअलोक एंड फ्री फंक्शन है, ठीक है। ओके, कंस्ट्रक्टर मेनली यूज होता है फॉर मेमोरी एलोकेशन पर्पज के लिए, एंड डिस्ट्रक्टर होता है फॉर फ्री द मेमोरी। कंस्ट्रक्टर का नेम सेम नेम एज अ क्लास नेम होता है। जैसे क्लास का नाम एबीसी है तो फंक्शन का नाम भी एबीसी होगा, तो वो बन जाएगा कंस्ट्रक्टर। इसका भी नेम सेम नेम एज ए क्लास नेम होता है, लेकिन उससे पहले लगाया जाता है ये टाइड सिंबल एबीसी, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रक्टर बन जाएगा। समझ में आया। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम नेम एज ए क्लास नेम एंड हैविंग
सेम नेम एज अ क्लास नेम, पैरामीटर आप उसमें दे सकते हो, कंस्ट्रक्टर के भी और कुछ टाइप्स है हम उस चैप्टर में देखेंगे। मेनली पर्पज है कंस्ट्रक्टर का एलोकेशन ऑफ मेमोरी एंड डिस्ट्रक्टर का है फ्री दी मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? अब यहां से मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट चालू हो जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट जब आता है तो क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, ये सारे थिंग्स उसमें आते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, ये ग्रीक वर्ड है पॉलीमॉर्फ, पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म। तो एक फंक्शन के मेनी फॉर्म्स, जैसे सपोज आपने एक फंक्शन ऐड फंक्शन क्रिएट किया, तो ऐड में आप यहाँ पे इंटीजर ए पास कर रहे हो। जस्ट ऐड में आपने यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया, ऐड में आपने यहाँ पे 2 वेरिएबल पास कर दिए, तो ये सेम नेम एज अ फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम सबका सेम है, बस उसमें पैरामीटर की लिस्ट अलग है। ये कंसेप्ट आप बोल सकते हो कि ये पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। बेसिक बता रहा हूं मैं, इसमें भी कुछ और प्लस माइनस है, ठीक है। तो इसमें ये कहे जाएंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग है एक फंक्शन एंड उसके मल्टीपल फॉर्म, ठीक है। एक फंक्शन एंड उसके मल्टीपल फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फ, समझ में आया? ठीक है, तो आगे जाएंगे। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस, पहले एक कंसेप्ट बता दूं। जैसे आपके ग्रैंडफादर है, फादर है एंड एक चाइल्ड है, तो फादर को एंड चाइल्ड को, जैसे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट आ जाती है, बाय रूल। हमारे जैसे इंडियन का रूल है कि जो उनकी प्रॉपर्टी है वो इनकी चाइल्ड की एंड फादर की बाय डिफॉल्ट बन जाती है। जैसे आपका ग्रैंडफादर है, फादर एंड चाइल्ड, तो इनकी प्रॉपर्टी फादर की बाय डिफॉल्ट बन जाती है, लेकिन फादर की जो प्रॉपर्टी है वो ग्रैंडफादर की बाय डिफॉल्ट नहीं बनती। एंड सेम यहाँ पर भी वैसा ही है, चाइल्ड की फादर की चाइल्ड की प्रॉपर्टी फादर को नहीं पास की जाती, या फिर ऐसा कुछ रूल नहीं है। मीन्स ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएंगे, ये प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएंगे। बस सेम इनहेरिटेंस में भी वैसा ही है। इनहेरिटेंस में क्या होता है? इनहेरिटेंस मीन्स पहले क्या होता है? इनहेरिट मीन्स एक नया क्रिएट करना, एक क्लास दूसरा क्लास क्रिएट करता है, इनहेरिट करता है। एक क्लास दूसरा क्लास इनहेरिट करता है। जैसे मेन क्लास को हम बेस क्लास बोलेंगे, तो दूसरा जो क्लास बनाया जाता है उसको हम चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बेस क्लास एक और क्लास क्रिएट करता है, इसमें बेस क्लास एज अ पेरेंट क्लास काम करता है एंड चाइल्ड क्लास जो है एज अ चाइल्ड क्लास काम करता है। कैसे करना है, कैसे इनहेरिटेंस है, उसके टाइप्स कौन से है, वो चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। बेसिक हम थिंग्स हम कवर करेंगे पहले। इनहेरिटेंस मीन्स क्रिएटिंग क्लास फ्रॉम प्रीवियस वन, ठीक है। फिर उसके बाद हमें देखना है एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन मीन्स डेटा हाइडिंग, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन में क्या होता है? डेटा हाइडिंग होता है। जैसे एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, देखो सपोज लेवल होते हैं, जैसे एम्प्लॉय है, हेल्पर है, हेल्पर को कुछ एक इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है, सपोज उनको 10% ही इंफॉर्मेशन मालूम होती है, बाकी ज़्यादा उनको लेना देना है नहीं। दूसरा क्या होता है, सपोज मैनेजर होता है या फिर सुपरवाइजर होता है, उसको 25% ही इंफॉर्मेशन मालूम होती है। समझ में आ रहा है? ओके। और जो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, तो वेबसाइट में आप राइट्स किसको देते हो? जो हेल्पर है, तो उसको उतने ही राइट्स दिए जाएंगे, उतने ही मेनू वो हैंडल कर सकता है, उसको एडमिन का राइट देके कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। जैसे वहाँ पे हाइडिंग किया जाता है, समझ में आया? एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, वहाँ पे हाइड किया जाता है। जैसे आपको विंडोज़ आप डालते हो ना, तो विंडोज़ का कोड आपको एडिट करने के लिए अवेलेबल नहीं होता,
तो वह वो हाइड करके रखा है। समझ में आया ना? आपको आपने कभी देखा है विंडोज़ का कोड? विंडोज 7 का कोड है, ये 8 का नहीं, वो सेटअप है ऑलरेडी, ठीक है। तो वो क्या होता है, हाइड करके रखते हैं। और लेकिन आप लिनक्स का सोर्स एडिट कर सकते हो। लिनक्स आप खुद से आपके लिए मीन्स वो ओपन सोर्स इसलिए बोली जाती है, समझ में आया? लिनक्स जो है उसमें कोड भी मिलता है, आप उसमें चेंज करके खुद के जैसे ही क्रिएट भी कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट अनुसार, ठीक है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स डेटा हाइडिंग, ओके। एनकैप्सुलेशन, अब एनकैप्सुलेशन मीन्स क्या होता है? अब एनकैप्सुलेशन मीन्स क्लास एंड ऑब्जेक्ट को अलग अलग रैपर्स में रखा जाता है, ठीक है। एनकैप्सुलेशन मीन्स रैपिंग आप बोल सकते हो, ठीक है। डेटा जो है उसको रैप करके रखना है किसी अलग पर्पज के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए। जैसे हमारे पास कीवर्ड होते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड वगैरह, ठीक है। वो जो काम करते हैं वो एनकैप्सुलेशन पे काम करते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। या फिर एनकैप्सुलेशन वैसा काम कर सकता है, ऐसे आप बोल सकते हो। क्या होता है यहाँ पर? रैपिंग ऑफ डेटा होता है, डाटा कवर करके रखा जाता है या फिर प्रोटेक्ट करके रखा जाता है एनकैप्सुलेशन में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये जो कंसेप्ट सीपीपी में ऐड होती है, आप बोल सकते हो सी प्लस प्लस इक्वल टू सी प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सारे कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी है वो बेसिक कहाँ तक आता है? ये यहाँ तक, सॉरी बेसिक, हाँ बेसिक तक आता है। उसके बाद ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट उसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ हमें देखना है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कैसे मैनेज करने हैं, वो हमें देखना है। उसके साथ मीन्स यहाँ पे हमें कंसोल भी देखना है। कंसोल मीन्स हम कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे इनपुट दे सकते हैं और वहाँ पे हमें आउटपुट भी कैसे मिलेगा वो भी देखना है। मैनेजिंग इनपुट आउटपुट करके एक चैप्टर है, मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फाइल हैंडलिंग। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक्सटर्नल फाइल आप कैसे हैंडल करोगे? तो यहाँ पे फाइल हैंडलिंग के कुछ प्रोग्राम आने वाले हैं, जैसे कि आपके फाइल में कितने कैरेक्टर्स है, कितने वर्ड्स है, या फिर कुछ रिप्लेसमेंट आप कर सकते हो। वाई के जगह आपको एक्स डालना है तो कैसे करोगे? ये सारी कंसेप्ट यहाँ पे आपको करनी है, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग में ये सारा प्रोग्राम होगा। ये आप बोल सकते हो कि यहाँ तक एक प्रोग्राम का फॉर्मेट आता है, उससे आगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट कंसेप्ट चालू होते हैं। यहाँ पर भी अपना जो सिंपल हमने फाइल हैंडलिंग सी में देखा था वैसे ही यहाँ पे होगा, अलग कुछ नहीं है। यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर नॉर्मल प्रोग्राम भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ओके। तो उसके बाद लास्ट पॉइंट है टेम्पलेट। टेम्पलेट ये एक लास्ट वाला पॉइंट है। अब टेम्पलेट मीन्स क्या होता है? आप क्या बोलते हो? टेम्पलेट मीन्स एक रेडीमेड चीज़ है कि वो हमें यूज़ करनी है। टेम्पलेट है रेडीमेड, जैसे आप रिज्यूमे बनाते समय कोई टेम्पलेट डाउनलोड करते हो उसको ही चेंज करके बनाते हैं, बराबर। रेडीमेड एक टेम्पलेट है, थोड़ा सा एडजस्ट किया तो वो बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे टेम्पलेट आप एक तो रेडीमेड है कुछ बनाए हुए, तो वो कैसे यूज़ करना है, उनको कैसे हैंडल करना है, और खुद से टेम्पलेट कैसे बनाने हैं, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इतना सारा बेसिक हमें समझना है सीपीपी में। सीपीपी मीन्स सी प्लस प्लस आप बोल सकते हो, और वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सीपीपी, ठीक है। सीपीपी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आई है, तो वो कैसे हैंडल करना है ये हम देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ से वहाँ तक आपको नॉर्मल प्रोग्राम के साथ ही जाना है, जैसे मेन स्टार्ट हुआ मेन एंड हुआ, ऐसे ही जाना है। यहाँ से आपके क्लास एंड ऑब्जेक्ट चालू हो जाएंगे। कैसे करना है, क्या करना है, हम पॉइंट वाइज सारा देखेंगे एक बार। तो आपको ओवरव्यू समझ में आया? फिर से एक बार बताता हूँ, बेसिक हमें देखना है। उसके बाद हमारे ऑपरेटर एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे सेकेंड चैप्टर में कवर होंगे। उसके बाद क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या कंसेप्ट होती है थर्ड चैप्टर में आएगा। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का अलग चैप्टर बनाया है, वो फोर्थ है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है वो हम फिफ्थ चैप्टर में देखेंगे। उसके साथ इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे बनाना है, कितने टाइप्स है, वो हम सिक्स चैप्टर में देखेंगे। एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद हमें देखना है मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस,
कंसोल्स ऑपरेशंस यहाँ पे हमें देखना है। कंसोल्स मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट पे इनपुट कैसे देंगे एंड आउटपुट कैसे जनरेट होगा। फाइल हैंडलिंग देखनी है नेक्स्ट चैप्टर में, और उसके नेक्स्ट चैप्टर में हमें लास्ट चैप्टर में देखना है टेम्पलेट्स। तो इतना सारा सिलेबस हमें देखना है। तो हम आज एक सिंपल सीपीपी प्रोग्राम कैसे होगा वो देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते। कौन सा लेना है बोलो? ओके, प्राइम नंबर का लेते हैं। प्राइम नंबर, ठीक है। सो हम एक प्रोग्राम देखेंगे सीपीपी, यूजिंग सीपीपी या C++ बोल सकते हो। ओके, तो यूजिंग सीपीपी हमें प्राइम नंबर का प्रोग्राम देखना है। उससे पहले हम देखते हैं उसका लॉजिक, प्राइम नंबर क्या होता है। सपोज हमने n जो वेरिएबल है उसमें एक नंबर लिया 13। प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है? द नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, राइट। मीन्स वो एक एंड उससे ही डिवाइड होता है, वो नंबर प्राइम है, नहीं तो वो नॉट प्राइम है। जैसे कि ये 13 प्राइम नंबर है, 12 नॉट प्राइम, क्योंकि वो उसको 3 डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, बराबर, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। अब लॉजिक क्या लगाना है, देखो हम क्या करेंगे, एक नंबर रीड करेंगे, ओके, इक्वल टू 13, और हम करेंगे सपोज हमारा आई वैरी होगा, एक नंबर रीड करेंगे n इक्वल टू 13, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे i इक्वल टू, कहां से, i इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे 12 तक, ठीक है। मीन्स क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है, हमें देखना है कि 1 और वही नंबर छोड़ के जो बाकी रेंज है उनके बीच में कोई नंबर उसे डिवाइड करता है या नहीं करता है। नहीं करता है तो वो जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। सपोज कोई नंबर इसमें से डिवाइड करता है, दैट मीन्स अभी इस केस में 2 to 12 तक कोई नंबर उसे डिवाइड करता है तो वो नंबर प्राइम नहीं है। तो लॉजिक लिखेंगे या फिर डायरेक्ट प्रोग्राम ही देखते हैं। मैं बेसिक से बताता हूँ, हैश इंक्लूड, अब यहाँ पे stdio.h नहीं आता, क्या आता है पहले समझ लो उसके बाद लिखो। कोनियो सॉरी IO स्ट्रीम डॉट h, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट h, ये हेडर फाइल ऐड होती है यहाँ पे। सेकेंड हम डालते हैं कौन सी, हमारी कोनियो, दैट मीन्स हमारा आउटपुट मेंटेन रहे, इसके लिए हम जो डालते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट h, ठीक है। उसके बाद मेन, जैसे हमारा सी में होता है वैसे ही यहाँ पर भी मेन आएगा। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, इंटीजर n लेंगे, i लेंगे क्योंकि वैरी करना है, एक काउंटर चाहिए हमें, c लेते इक्वल टू 0 डाल देते उसको, ठीक है। ओके, उसके बाद नंबर चाहिए, कौन सा नंबर आपको चेक करना है। तो अब स्टेटमेंट देखो, प्रिंट एफ लेते थे ना हम मैसेज देने के लिए, यहाँ पे हमें यूज करना है सी आउट लेस देन, ये डबल कोट में के बीच में जो भी डालोगे ऐसे फॉर्मेट होता है वो प्रिंट हो जाएगा। मीन्स /n एंटर दी नंबर, ठीक है, डबल कोट कंप्लीट कॉमा। तो ये जो डबल कोट के बीच वाला है वो प्रिंट हो जाएगा, /n एंटर का काम करेगा, एंटर दी नंबर ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब हमें रीड करना है वो नंबर, कैसे रीड करोगे, सी इन n। अब यहाँ पे परसेंटेज d x एंड n ऐसे कुछ नहीं यूज करना है, डायरेक्टली n, ठीक है। दो नंबर रीड करने हैं तो आप कैसे करोगे, लेस देन सपोज n1, ऐसे भी कर सकते हो। ऑब्वियसली ये n1 यहाँ पे डिक्लेयर होना जरूरी है, ठीक है ना। तो हमें एक ही नंबर रीड करना है, तो हमने सी इन लेस देन n कर लिया, तो हमारे पास n आ जाएगा, यूजर n दे देगा। अब क्या करना है, कंपेयर करना है हमें, सॉरी हमारा काउंटर कितने तक है, 0 तक है फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, फॉर i इक्वल टू 2, क्योंकि हमें 1 से तो डिवाइड होता है, 2 से स्टार्ट करना है, i इज लेस देन n, लेस देन है ना, क्योंकि इक्वल टू में वो पास तक चला जाएगा, i प्लस प्लस। ओके, यहां तक हम चेक करेंगे। इफ n mod i इक्वल टू
0, 2 नहीं आए, क्योंकि हर एक नंबर से डिवाइड करते जाना है, ठीक है। सपोज ये कंडीशन ट्रू होती है कि 2 टू एन माइनस 1 तक कोई नंबर है कि उसे वो डिवाइड करने के बाद आंसर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो ये केस ट्रू हो गई तो क्या होगा, यहाँ पे आप तुरंत C++ कर दोगे। C++ मीन्स ये C वाला, वो अपना वाला C++ नहीं, C काउंटर जो है उसे हम इंक्रीमेंट कर देंगे, वो x होगा, 2 होगा, 3 होगा, जितनी बार बढ़ेगा, जितनी बार ये कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार वो काउंट करता जाएगा। ये समझ में आया ना? बस हमारा काम हो गया, इतना ही फॉर में करना है, ठीक है। जब हमें कोई नंबर, वो नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा, हमारा काउंटर हमें इंक्रीमेंट करना है, बाकी दूसरा कुछ करना नहीं है। एक ही स्टेटमेंट था इसलिए मैंने करली ब्रैकेट नहीं दी यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं इफ, फिर से इफ, फॉर यहाँ पे क्लोज हो गया, इफ C इज ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग क्या है, एटलीस्ट एक भी तो कोई एलिमेंट मिला है कि वो डिवाइड करता है। सपोज नहीं मिला तो C इक्वल टू 0 रहेगा, बराबर ना, क्योंकि हमने इनिशियली C इक्वल टू 0 है, ये एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ, दैट मीन C इक्वल टू 0 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इफ C इज ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी प्रिंटफ नहीं, हम C आउट यूज करते हैं, C आउट रिलेशन द नंबर इज, बोलो क्या, नॉट प्राइम, क्योंकि कोई भी एक नंबर तो मिला हमें, C बढ़ गया एक से भी, या फिर समझ में आया ना, C 0 से बड़ा हो गया, दैट मीन्स कोई तो एक नंबर मिला कि वो डिवाइड कर रहा है, तो नंबर प्राइम नहीं होगा। अब दैट मीन्स एल्स में क्या लिखोगे आप, C इक्वल टू 0 बाय डिफॉल्ट, एल्स C आउट, या फिर आपने यहाँ पे ऐसे किया, इफ C इक्वल टू 0 देन द नंबर इज प्राइम, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, ओके। एल्स में डालोगे C द नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है, एंड गेट CH मेन क्लोज। समझ में आया? कुछ डाउट है? ये आपका मेन लॉजिक है, ये इतना। हम एक नंबर डाल के देखते हैं, चलो n इक्वल टू 7 लिया, ठीक है, 7 दिया यूजर ने, 2 to 6 तक जाएगा, 2 7 रिमाइंडर 2, कंडीशन 7 रिमाइंडर 3 फॉल्स, 7 रिमाइंडर 4 फॉल्स, 7 रिमाइंडर 5 फॉल्स, 7 रिमाइंडर 6 फॉल्स, 7 तक नहीं जाएगा क्योंकि लेस देन है, तो कोई भी एक बार नहीं मिला तो ये C इक्वल टू प्लस प्लस होगा क्या, नहीं होगा, फिर C 0 ही रहेगा। यहाँ पे आएंगे, C इक्वल टू 0 है, हाँ है, द नंबर इज प्राइम, 2 to 11 तक जाएगा, 12 मिला, 12 रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू होगी, 12 रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, क्योंकि आंसर 6 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा ना, ओके, तो C एक बार बढ़ेगा, C बन जाएगा 1, ठीक है। ये 3 होगा, ये 3 भी डिवाइड करता है तो ये फिर से ये बढ़ेगा 2, फिर वो 4 हो जाएगा, हाँ 4 भी डिवाइड करता है, 4, समझ में आ रहा है ना, 5 नहीं करता, 6, हाँ 6 भी करता है, सॉरी ये 3 हो जाएगा, फिर 4 बन जाएगा, 6 होगा, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 भी नहीं, 11 के बाद वो बाहर आ जाएगा, C इक्वल टू कितना है अभी, 4, C इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल, एल्स द नंबर इज नॉट प्राइम, क्लियर। तो ऐसे होगा आप एक सिंपल CPP का प्रोग्राम, आई बात समझ में, ठीक।